कैसी हो अम्मा? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे बच्चा? बस मैं ठीक हूँ। ये देखो आपके लिए गरम गरम पूरी लाई है, अभी खा लो, आप नाश्ता कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है बच्चा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है बेटा। अच्छा मुझे कोई काम से जाना है तो मैं आती हूँ, फिर आपसे आके मिलती हूँ। खा लेना ये नाश्ता। बेटा संभल के जाना। हेलो पुलिस। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। पूजा जरा चेक करो। सर जरा सामान चेक करो। फोन किसने किया था? मैंने किया सर। मेरा नाम सत्यदेव राठी है, ये पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। रोज की तरह मैं काम पे जा रहा था तो मैंने देखा बूढ़ी माँ खून से लथपथ है, इसलिए आपको फोन कर दिया। पहचानते हो उन्हें? हाँ, लाल चौक पे रहने वाले हर कोई इन्हें बूढ़ी माँ बुलाते हैं। कोई खाना देता है तो बदले में दुआ देती है। साहब मैंने भी कई बार उन्हें खाना दिया। सर इसके हाथ पर ये नाम है जानकी, शायद इन्हीं का नाम हो। हाँ हो सकता है। तो सामान में भी कुछ नहीं मिला, आईडी प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं। देखो इन जानकी के बारे में कुछ और पता चलता है तो। पूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर और शर्मा जरा आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? सर सर जानकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत 3 जुलाई की सुबह 7 और 9 बजे के बीच हुई है। मौत का कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग है और सर मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं। कोई सीसीटीवी? सर वो बाईपास रोड था, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। सर जानकी पिछले 6 साल से वही रहते थे, लेकिन आसपास के लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सब लोग उसे बूढ़ी माँ कहते थे और किसी से उसका कोई बैर नहीं था। सर तो फिर ये रैश ड्राइविंग या ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हो सकता है। आजकल लोग सुबह भी पीते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन सवाल यह है कि उस समय गाड़ी कौन चला रहा था और वो गाड़ी थी किसकी? हमारा फर्ज बनता है कि जानकी को इंसाफ दिलाए। सर नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। कानून अंधा होता है, सबसे पहले विक्टिम की शिनाख्त, फिर सबूत और गवाह अपराधी तक पहुँचने का जरिया बनते हैं। इसके बावजूद देश भर में हर साल शिनाख्त न होने की वजह से 40,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी पुलिस के सर पर आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे सब मरने वाले गुमनामी होते हैं? क्या सचमुच उनमें से किसी के घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं होता? वो क्यों मरा, उसे किसने मारा? ऐसे मामलों में पुलिस को अक्सर मरने वाले के बारे में कुछ खास पता ही नहीं चल पाता। एक्सीडेंट में एक गुमनाम बुजुर्ग महिला की मौत का यह अनयूजुअल केस भी शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब इसकी कड़ियां खुलनी शुरू हुई तो एक घिनौना अपराध उजागर हो गया। एक ऐसा अपराध जिससे हर बाप अपनी बेटी को बचा कर रखना चाहेगा। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं साहिबे आलम, लेकिन आप आका हैं और हम कनीज। हमारी इन आंखों से हमारे ख्वाब मत छीनिए शहजादे, हम मर जाएंगे। हो गई नौटंकी? कितनी बार कहा है कि ये सब छोड़ के घर का कामकाज करना सीखो। मेरी अम्मा कहती है कि जब रोटी गोल होगी तभी औरत की जिंदगी सफल होगी। यहाँ तो नाटक से ही छुट्टी नहीं है, पता नहीं क्या नौटंकी करती रहती है। कपड़े रखो। अरे माँ, जमाना बदल गया है। अच्छा आजकल सिर्फ लड़कियां चूल्हा चौका नहीं कर रही है, देश भी संभाल रही है। तुम तो बेटा ना बस घर संभाल लो, उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरे घर क्यों संभालेगी भाई, यार इसी गुड़िया है हमारी, सितारा बन के चमकेगी। आओ इधर। और सितारा अगर चूल्हा चौके के सामने बैठेगा तो काला नहीं पड़ जाएगा? तुम्हारी माँ की तरह। उड़ा लो, वो मजाक उड़ा लो मेरा। बड़े आए। जागीरी जल्दी चलो, देर हो जाएगी हमें। हाँ मैं देर से आऊंगी। कुछ करिए, कहाँ जा रही है?
बाय बाय। संभल कर जाना। लड़की को ज्यादा छूट दोगे ना तो लोग गाली देंगे। अरे कौन गाली देगा भाई? अब लड़की हमारा नाम रोशन करेगी तब देखना वही लोग ताली भी बजाएंगे। और इस प्रतियोगिता के विजेता है रागिनी शर्मा। और मैं रागिनी जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मुबारक। थैंक यू। रागनी ने ना सिर्फ ये प्रतियोगिता जीती है बल्कि हम सब लोगों का दिल भी जीता है। इसलिए हमारे फिल्म डायरेक्टर मिस्टर नमन झा ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में बतौर हीरोइन लेने का फैसला किया है। हाँ हमारी बिटिया हीरोइन बन गई भाई। नाचो, अरे नाचो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए साहब। पूजा जरा चेक करो। सर जरा आसपास चेक करो तुम लोग। इस लड़की की बॉडी का कैसे पता चला? सर शायद 25-26 साल की लड़की होगी। और सर ये देखिए, ये रस्सी का निशान गले पर। शायद रस्सी से गला घोट के मारा गया है। और सर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं है, तो शायद इसके साथ रेप नहीं हुआ होगा। जरा आसपास चेक करो, कोई रस्सी वगैरह मिलती है क्या? सर शर्मा, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस जंगल में ये अकेली लड़की करने क्या आई होगी और किससे मिलने आई होगी? सर एक चांस ये है कि इसे कहीं और मारा गया है और बॉडी को यहाँ लाके फेंक दिया। हाँ पॉसिबल तो है। सर एक फोन मिला। फोन तो काफी नया लग रहा है, हो सकता है इस लड़की का हो। इसे लैब में भेजो और चेक करो, देखो क्या मिलता है इसमें। सर पूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सर जो फोन हमें क्राइम सीन से मिला था उसे टेक्निकल टीम ने अनलॉक कर दिया है। वो फोन उसी लड़की का है। लड़की का नाम रागिनी शर्मा है, शांति नगर में उसका घर है। शांति नगर मतलब क्राइम सीन से 6 किलोमीटर होगा। खुला? कोई है? चलो घर चेक करो। सर सर कोई नहीं है। सर अंदर कमरे में अलमारी खुली हुई है, सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। लगता है मामला चोरी का है। चोरी यहाँ हुई और रागिनी की लाश हमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर वहाँ जंगल में मिली। सर हो सकता है ये 2 अलग अलग लोगों का काम हो। सर मुझे लगता है कि मर्डर यहाँ किया गया है और बॉडी को डंप वहाँ कर दिया गया। हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। सर एक डैमेज फोन मिला है। फोन को लैब में भेजो और इसका डेटा रिकवर करवाओ। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरे घर से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ। सर ये जल्दी से जल्दी फोन करो और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगाना। सर क्या हुआ? आप लोग कौन है? सर मैं रचना और ये मेरे हस्बैंड है चिंतन। हम यहाँ पड़ोस में रहते हैं। यहाँ जो रागिनी रहती है आप लोग उसे जानते हैं? हाँ सर, हम 3 साल से पड़ोसी हैं, बल्कि मैं तो उसे अपनी बहन मानता हूँ। लेकिन क्या हुआ क्या सर? आपकी मुंह बोली बहन का खून हो गया है और उसकी लाश हमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिली है। अच्छा एक बात बताइए, आप रागिनी से आखिरी बार कब मिले थे? सर अभी 3 दिन पहले मिले थे। बिना किसी सहारे के तुम अपने पैरों पर खड़ी हो रागिनी,
ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमें खुशी होगी अगर तुम हमारी पार्टी में महिला विभाग की कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो जाओगी। जरूर सरस्वती जी। ये हमारी कार्यकर्ता है सुषमा जी और लता जी, और ये हमारा बेटा लोकेश, और ये हमारी होने वाली बहू अंजलि। हेलो। हाय। और लोकेश की होने वाली पत्नी अंजलि। इनका स्वागत करो। जी मम्मी जी। अब हम चलते हैं, चलो। ये सब? ये सरस्वती जी हैं, रागिनी को अपने जन जीवन पार्टी में आने का मौका दे रही हैं। अरे वाह, मुबारक हो। ओ हेलो, कहाँ खोई हुई हो बहना? अरे कुछ नहीं, वो मैंने आपको बताया था ना, वो आदमी जिसके पास मेरे 2 लाख रुपए अटके हुए हैं, वो मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पैसे ही नहीं दे रहे। रागिनी को किस बात के पैसे लेने थे? सर, रागिनी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। हाँ, शायद शूटिंग के पैसे होंगे। हाँ, जिस आदमी से पैसे लेने थे उसका नाम पता है? हाँ, बबलू। बबलू। अच्छा, रागिनी के साथ इस घर में और कौन रहता है? कोई नहीं सर, रागिनी अकेली रहती थी। उसकी फैमिली नहीं है? नहीं सर, है। उसके मम्मी पापा हैं, वो गाजियाबाद में ही रहते हैं, लेकिन दूसरे घर में। मतलब एक ही शहर में अलग अलग रहते थे? उनकी आपस में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? सर, हमें नहीं पता सर। ओके, ठीक है। उनका एड्रेस पता है? हाँ। पूजा, एड्रेस ले लो सर। और शर्मा, इस बबलू का पता लगाओ सर। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। सर, आप यहाँ? हमें रागिनी की मौत का बहुत दुख है। वो हमारी पार्टी की कार्यकर्ता थी। आप उसके कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढिए। अगर इस काम में हमारी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें बताइए। जी सर, श्योर। नमस्कार सर। सुनो ना, सर जा रहे हैं हम, अभी बात कर लें क्या? अभी नहीं दोस्तों, बाद में। अभी मौका है हमारे पास, अभी बात कर सकते हैं हम। इतना गर्म माहौल हो रखा है, बाद में आराम से करते हैं ना। रुको। आपकी बेटी से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? 2 साल हो गए सर। 2 साल? इतना लंबा टाइम क्यों? हमारी बेटी रागिनी को बड़ी हीरोइन बनना था सर। उसने केंद्रीय नृत्य मंदिर की अभिनय प्रतियोगिता भी जीती थी सर। प्रथम स्थान हासिल किया था उसने। और उस मंच से डायरेक्टर नमन झा ने तो वादा भी किया था सर कि हमारी बेटी रागिनी को फिल्म में हीरोइन बनाएंगे। सब कुछ था सर, हमारी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों ने अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए? दुनिया की परवाह किए बगैर तुझे तेरे सपने पूरे करने की आजादी दी हमने, और बदले में तूने हमको क्या दिया बेटा? वो ठाकुर हमको बोल रहा था कि कैलाश तुम तो बड़ा आदमी बन गए हो, तुम्हारी बेटी एक रात का 10,000 रुपया लेती है। मन करता है तुमको जान से मार दे। बाबा, आपने मेरे खातिर इस घर को गिरवी रख दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप लोग के सर से ये छत चली जाए। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया बाबा। छत चली जाती बेटा तो कोई बात नहीं थी, जी लेते हम बिना छत के, लेकिन बिना इज्जत के कैसे जिएंगे हम? कर दिया पिंडदान तेरा हमने, हमारे लिए मर चुकी है ये। आपकी बेटी ने समाज में आपकी नाक कटा दी तो आपने उसकी जान ही ले ली। क्या कह रहे हैं सर आप? उसके सपनों में हम भी उसके साथ थे। हम अपनी इकलौती बेटी को कैसे मारेंगे? हमने ऐसा कुछ नहीं किया था सर। ये अलग बात है कि जब से हमने उसे घर से निकाला था उसके बाद हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। ठीक है, शक्ल नहीं देखी। अब ये बताइए कि 8 तारीख को आप कहाँ थे? 8 तारीख को हम घर पे ही थे सर। बाहर ज्यादा आना जाना नहीं होता है, तबीयत खराब रहती है आजकल। साहब, आपसे एक विनती है, आप मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ना जरूर। जी, हमारी बेटी को इंसाफ दिलाइए सर। सर,
रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स इसके मुताबिक उसकी सबसे ज्यादा बातें दो लोगों से होती थी, एक उसके नेबर रचना और दूसरा बबलू दुबे। ये वही बबलू दुबे तो नहीं है जिसके बारे में चिंतन ने बताया था? सर लगता तो ऐसे ही है। करता क्या है ये? लड़कियों की दलाली करता है। मतलब ये बात कंफर्म है कि रागिनी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में थी? जी सर, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में तो यही बात सामने आई है। इस बबलू का बैकग्राउंड चेक किया सर, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, रेप केस में अंदर जा चुका है। ये रागिनी ने इसे 2 लाख रुपए भी दे रखे थे और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसकी सर्च कहाँ तक पहुँची? सर उसका फ़ोन अभी बंद है। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मेरठ की है। शर्मा, मेरठ गाजियाबाद, किसी भी बिल में छुपाओ, ढूंढो उसे। सर रागिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से रागिनी की मौत 8 अक्टूबर को शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई। पहले उसे बेहोश किया गया और फिर रस्सी से गला घोंट के मारा गया। और जब रागिनी की मौत हुई तब वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ सर। सर रागिनी प्रोस्टिट्यूशन में थी। ये बच्चा शायद उसके किसी कस्टमर का हो। नहीं पूजा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो भी औरतें इस प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में होती हैं बहुत सतर्क होती हैं, सेफ्टी का ध्यान रखती हैं। ऐसा हो सकता है कि रागिनी का कोई बॉयफ्रेंड हो, वो उससे प्रेग्नेंट हुई हो और फिर रागिनी ने शादी के लिए उस बॉयफ्रेंड पर दबाव डाला, उसने इनकार किया और मार डाला। सर हो सकता है उसका कोई रेगुलर कस्टमर हो, ये बच्चा उसी का हो और ये रागिनी उस कस्टमर को ब्लैकमेल कर रही हो, इसलिए उसने रागिनी को मार दिया होगा। अब ये पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं। रागिनी से जुड़े जितने भी लोग हैं सबकी डिटेल्स निकालो और ये चिंतन और रचना, उससे भी पूछताछ करनी है। हो सकता है सर, रागिनी का बॉयफ्रेंड उससे अक्सर मिलने आया करता था। लंबा चौड़ा लड़का था, करीब 6 फीट का, बाइक से आता था। बाइक का नंबर याद है? नहीं सर, नंबर तो नहीं याद, लेकिन सर वो हेलमेट पहन के आता था और बिना हेलमेट उतारे अंदर चला जाता था। उसके हेलमेट में ना कुछ स्टिकर सा बना हुआ था बैलगाड़ी का। बैलगाड़ी? जी, मैंने उससे एक बार पूछा भी था। रागिनी कौन था ये? भाभी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या नाम है इसका? नाम में क्या रखा है आपको मिलवा ही दूंगी, ना शादी के दिन मिल लेना। ये रागिनी ने लड़के का नाम क्या बताया था? सर उसने नाम तो कभी बताया नहीं। ठीक है, पूजा कब पूछेंगे? अभी नहीं, बाद में करते ना। अरे कुछ कहना चाहती हो? मैंने उस दिन भी नोटिस किया तुम कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। घबराओ मत, जो कुछ भी है साफ साफ बताओ। किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ, आराम से बैठ के बताओ। बोलो, क्या कहना चाहती? सर मैं 10 साल की थी जब मैं अपने माँ बाप से अलग हो गई। मेरे पापा रोज दारू पीते थे और रात को घर आके मुझे और माँ को मारते थे। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। उस दिन दिवाली का दिन था और पापा फिर से दारू पी के आए थे। रचना, रचना बेटा एक काम कर, तू चाचा के घर चली जा और आज रात वहीं रुकना, ठीक है? मैं कल सवेरे तुझे खुद लेने आ जाऊंगी। अब कल है कि नहीं? उनकी बेटी को यहाँ भेज दिया। मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या सबको खिलाने का? धीरे बोलो, धीरे, बच्चे यहीं पे हैं, सुन लेंगे तो उनपे क्या असर पड़ेगा। और वैसे भी भैया की बेटी है वो। भैया की बेटी है तो क्या मैं डरती हूँ? भैया की बेटी है तो उनको बोलो उनकी बेटी को खिलाए। एक तो घर में मिठाई कम आती है, तो मैं अपनी बेटी को खिलाऊं या फिर उनकी बेटी को? हाँ देखो, आज के आज इसको यहाँ से भगा दो, समझे? मैं वहां से निकली और रोते रोते एक टेम्पो में जाके सो गई। जब आँख खुली तो मैं दिल्ली में थी। मैं बहुत डर गई थी। वहाँ मैंने एक आदमी को बोला कि मैं कानपुर से हूँ, तो उसने मुझे एक ट्रेन में बिठा दिया। स्टेशन पहुँची तो मैं पटना में थी। वहाँ एक आदमी मुझे अपने घर ले गया और अपनी फैमिली के साथ मुझे नौकरानी बना के रखने लगा। फिर एक दिन मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। वहाँ से निकल के फिर एक NGO में गई। वहाँ मैंने 12th तक पढ़ाई की और ये मुझे वहीं मिले थे। हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन सर मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। तो फिर तुमने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मैडम मुझे मेरा घर नहीं याद। मुझे बस इतना याद है कि हम कानपुर में रहते थे और हमारा घर स्टेशन के पास था और मेरे बाबा रिक्शा चलाया करते थे। सर आप मेरी माँ को ढूंढेंगे ना सर? प्लीज सर।
हम आपके माँ बाप को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। पूजा, एक टीम इनकी फैमिली को ढूंढने के लिए लगाओ। जी सर। सर 1 मिनट। हेलो सर, बबलू का पता चल गया है। वो मेरठ में प्लाजा लॉज में रुका हुआ है। सब आपने मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा था, तो पैसों का वजन भी ज्यादा होना चाहिए ना। अब पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अगर मैं पकड़ा गया तो सब कुछ उल्टी कर दूंगा। कौन है? रागिनी को क्यों मारा? सब मैंने नहीं मारा रागिनी को। सब मैं क्यों? जिस दिन रागिनी का कत्ल हुआ तूने से फोन किया था ना, 2 लाख रुपए तूने देने थे ना उसके, वो रुपए ना देने पड़े इसलिए फोन किया, बुलाकर मार डाला उसे। साहब रागिनी मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी साहब। हर महीने लाख रुपए कमाता था उससे साहब मैं। उसके मरने का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है साहब। मैं क्यों मारूंगा उसे? तो फिर उसके पैसे क्यों नहीं लौटाए? कैसे लौटाता साहब? पिछले 8 महीने से वो काम नहीं कर रही थी। अगर वो काम कर रही होती ना तो सूद समेत वापस कर देता पैसा। पिछले 8 महीने से काम नहीं कर रही थी, क्यों? साहब हो सकता है किसी लड़के के प्यार में पड़ी हो। हमारी लाइन में होता है साहब ये सब। जो वो पिछले 8 महीने से काम ही नहीं कर रही थी तो तूने फोन क्यों किया उसे? सब रागिनी के लिए कस्टमर की पर्सनल डिमांड आई थी साहब, और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे इसलिए फोन करना पड़ा साहब। अरे रागिनी को छोड़ो साहब, मेरे पास एक से एक लड़कियां हैं, उससे भी अच्छी देता हूँ आपको। रागिनी चाहिए, कर सकता है तो बोल। कोशिश करता हूँ साहब, लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। हाँ पैसा जितना तू बोले फिर हो जाएगा काम। साहब मुझे मालूम था कि वो मना ही करने वाली है, लेकिन साहब फिर भी मैंने उससे फ़ोन किया। देख बबलू, मैंने पहले ही बोला मैंने काम छोड़ दिया है। अरे एक रात का 2 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, हाँ बोल दे। कितने बजे जाना है? सब 5 बजे रागिनी पिकअप पॉइंट पे मिलने वाली थी। वहाँ से वो कस्टमर के साथ आगे जाने वाली थी साहब। रागिनी ने हाँ बोला और मैंने उनकी बुकिंग होटल डिसेंट में करवा दी थी साहब। कस्टमर कौन था? कस्टमर का नाम तो नहीं मालूम साहब, लेकिन नंबर मालूम है साहब। शर्मा, इससे नंबर लो उस कस्टमर का, पता लगाओ कौन है वो। सर। और तू ध्यान रखना, फिलहाल तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू हमारे रडार पर है। शहर के बाहर एक कदम भी रखा ना तो ऐसा केस लगाऊंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। आई बात समझ में? ठीक है शर्मा, इस बबलू ने अभी हमें पूरी जानकारी नहीं दी है, जरा उस पर नज़र रखो, क्योंकि इसकी एक्टिविटी हमें कातिल तक पहुंचा सकती है। सर और एक बात, इस बबलू से ना एक रागिनी के जितने भी कस्टमर थे सबकी एक लिस्ट ले लो और सबसे बात करके देखो। और वो डिलाइट होटल जहाँ ये रागिनी अपने कस्टमर के साथ जाती थी वहाँ से CCTV फुटेज मंगाओ और चेक करो कि कौन कौन से ऐसे रेगुलर कस्टमर थे जो उसके साथ वहाँ जाते थे। चेक करता हूँ। हाँ ना, जरूर। शर्मा, जब भी इस रोड से गुजरता हूँ मुझे वो बुढ़िया माँ थी ना जानकी, उसका वो दर्दनाक हादसा याद आता है। हमें उस केस को कोल्ड केस बना के नहीं रखना है। तुमने बताया था ना उस केस का एक चश्मदीद गवाह, वो लड़का जो फील बेचता था, वो तब से गायब है। पता लगाओ कहाँ है वो? सर खबरियों ने बताया कि उसे MG रोड पे देखा गया है। MG रोड पे? जरा ढूंढो उसे। सर जो नंबर बबलू ने बताया था वो इसका है। नाम क्या है तुम्हारा? बाकेला चौधरी। 8 तारीख को मेरा मोबाइल चोरी हुआ था सर, और मैंने कंप्लेंट भी लिखाई थी। ठीक है, तुम जाओ। सर मैंने होटल डिसेंट में पूछताछ की। 8 तारीख को रागिनी की बुकिंग तो थी, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं। CCTV फुटेज। सर ये आदमी देखिए, ये आदमी हर 2 दिन में रागिनी के साथ देखा गया। सर बबलू ने बताया था कि ये कस्टमर हर दूसरे दिन रागिनी के लिए कॉल करता है। सर रागिनी ने काम तो बंद कर दिया था, फिर भी ये कॉल करता था। नाम क्या है इसका? आकाश अवस्थी। बुलाओ इसमें। सर। और सुनो, रचना को भी बुलाओ। सर। ये बता, रागिनी को क्यों मारा? मैंने? हाँ तूने। पहले तूने उसे प्रेग्नेंट किया, जब उसने शादी के लिए दबाव डाला और बच्चा अपनाने के लिए कहा तो मार डाला उसे। मेरा बच्चा? सर माना मुझसे रेगुलर मिलने जाता था, लेकिन सर मैंने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया। बेवकूफ़ समझता है हमें? सर मैं सच कह रहा हूँ। सर दरअसल मैं दौर का रहने वाला हूँ, इसलिए ना यहाँ कोई दोस्त है ना कोई पहचान वाला, बस एक रागिनी थी जिससे बात करके अच्छा लगता था। अगर आप हमें पसंद नहीं करते हो तो हम यहाँ क्यों आते हैं? तुम हमें पसंद हो रागिनी, बस
औरत का ये रूप हमें पसंद नहीं। असल में बात यह है कि तुम मुझ में एक ग्राहक देखती हो और मैं तुम में एक अच्छा दोस्त। एक आप हो और एक कुछ नहीं, जाने दो। तकदीर में शायद यूं ही जीना लिखा है। अब तो मौत भी बिन बुलाए आएगी। रागिनी बहुत परेशान थी सर। कुछ तो बात थी जो उसे खाए जा रही थी। शायद फंस गई थी जिस्म फरोशी के दलदल में। लेकिन हमें पता चला है कि तू उसके घर भी आता जाता था। नहीं सर, मैं कभी उसके घर नहीं गया। मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर तक नहीं है, तो घर का पता मुझे कैसे मालूम होगा। मैं तो हमेशा उसे बबलू के थ्रू ही मिला हूँ। पूजा, हाँ तुम मिस्टर आकाश अवस्थी इस हेलमेट को पहचानते हो? तुम्हारा है ना? नहीं सर। पहनो इसे। रचना, घूम जाओ। वहां तक जाओ और वापस आओ। वापस आओ। सर शायद ये वो नहीं है। ठीक है, हेलमेट उतार दो। सिंह, लेके जाओ। जी सर। और हाँ, बिना बताए शहर छोड़ के नहीं जाओगे तुम। जी सर। सर मेरी माँ का कुछ पता चला क्या? सर ये तो वो बूढ़ी माँ है ना जो लाल चौक पे बैठती थी। तुम जानती हो ना? हाँ सर, रागिनी ने मिलवाया था एक बार। रागिनी ने बहुत मानती थी, इन्हें खाना पानी कंबल सब देती थी। और क्या जानती हो इनके बारे में? सर और तो कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, अभी तुम जाओ और डोंट वरी, तुम्हारी माँ जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सर। शर्मा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद असली कातिल पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। 3 महीने पहले जिस जानकी की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, रागिनी उस बूढ़ी माँ की हर तरह से सेवा करती आई थी। तो क्या जानकी के साथ हुए हादसे की कोई कड़ी रागिनी मर्डर से भी जुड़ी हुई थी? रागिनी के मर्डर के 2 हफ्ते बाद भी हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर था। फिर एक दिन पुलिस के हाथ एक ऐसा पुख्ता सबूत लग गया जो कि इस केस में एक नया मोड़ ले आया। सर, रागिनी के घर से जो फोन मिला उसका डेटा रिकवर हो गया। ये देखिए। चलो। ये देखिए सर। देव प्रसाद शुक्ला जी, आपके और रागिनी के ताल्लुकात? ओपोजिशन की अच्छी चाल है मुझे बदनाम करने की। ये फोटो झूठी है। सर हमने सारे फोटोज की जांच कराई है, किसी भी फोटोज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैंने कहा ना झूठी, फोटोशॉप की है। सर एक काम करते हैं, आपका डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मुझे डीएनए टेस्ट नहीं कराना। निकलो यहाँ से। हाँ इंस्पेक्टर, तुमने वो हाथी और चींटी वाली कहानी सुनी है ना? चींटी अपने दायरे में ही रहे तो अच्छी है। शर्मा एक मिनट। जैन सर जी, सॉरी सर जी, ध्यान रखूंगा। जैन सर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। इस देव प्रसाद शुक्ला के खिलाफ हम सिर्फ इन फोटोग्राफ्स के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते। हमें इसके गिरबान तक पहुंचने के लिए कुछ और पुख्ता सबूत चाहिए।
शर्मा, तुम्हें याद है रागिनी के फादर ने हमें बताया था कि रागिनी को एक डायरेक्टर ने फिल्म ऑफर की थी। क्या नाम था उस डायरेक्टर का? नमन झा। नमन झा, बात करो उससे और पता करो कि क्या हुआ था उस कार्यक्रम में, क्योंकि उस कार्यक्रम में ये देव प्रसाद शुक्ला और उसकी पत्नी दोनों शामिल थे। और हो ना हो, मुझे लगता है कि इस सारे चक्रव्यूह की शुरुआत उसी प्रतियोगिता से हुई है। सर, उस प्रोड्यूसर नमन झा से बात हुई। वो इस वक्त लंदन में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा है। उसने कहा कि देव प्रसाद शुक्ला के कहने पे उसने रागिनी को फिल्म तो ऑफर की थी, लेकिन ना वो कभी रागिनी को मिला है, ना उसके बारे में कुछ जानता है। सर एक और बात, ये रागिनी जिस घर में रहती थी वो उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। 40 लाख की प्रॉपर्टी कैश दे के खरीदी। 40 लाख रुपए कैश दे के खरीदा? मुझे नहीं लगता कि रागिनी के पास इतना पैसा होगा। हो ना हो ये देव प्रसाद शुक्ला, इसका इस मर्डर में जरूर हाथ है। ये देव प्रसाद शुक्ला और उसके आदमी पर नजर रखो और साथ ही साथ बबलू पे। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। सर कानपुर में रचना की माँ जिस मोहल्ले में रहती थी उसका पता चल गया। वेरी गुड, काम करो, तुम वहां के लिए निकलो। सर। और शर्मा, तुम ये बबलू पे नजर रखो। सर। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तरफ रचना की मां को ढूंढना आसान नहीं था, तो दूसरी तरफ रागिनी मर्डर केस में भी पुलिस कई अनसुलझे सवालों से जूझ रही थी। रागिनी के घर आने वाला उसका बॉयफ्रेंड आखिर कौन था? देव प्रसाद शुक्ला के साथ रागिनी के क्या संबंध थे? और सबसे बड़ा सवाल, रागिनी जिस्म फरोशी के उस जाल में आखिर कैसे फंसी? ये लो, ये पिटीशन है, साइन करा देना। सर हमने सभी सस्पेक्ट्स पे नजर रखी थी। सर ये कुछ फुटेजेस देखिए। सर ये आजाद नगर के पार्किंग लॉट की फुटेज है। यहाँ पर बबलू, ये देखिए, इससे पैसे ले रहा है और पैसे लेके चला गया। और सर यही आदमी रागिनी के मर्डर से एक दिन पहले उसके घर के आसपास मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये तो देव प्रसाद का बॉडीगार्ड है। क्या नाम है इसका? सर ओम प्रकाश। लेके आओ इसे। देख, बबलू ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और ये भी कबूल किया है कि तूने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। और हम जानते हैं, ये बात अलग है कि वो डायरेक्ट तूने पैसे नहीं दिए थे, किसी और ने दिलवाए थे। और रागिनी के मर्डर से पहले तू उसके घर के आसपास मंडरा रहा था। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास जिसमें तू साफ नजर आ रहा है, और तेरे फोन की लोकेशन और तेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी है हमारे पास कि तूने कब कब रागिनी को कॉल किया था। सब दर्ज है हमारे पास। बोल। साहब ये बात सच है कि मैं उसके घर के पास गया, लेकिन साहब आज तक मैंने उसको फोन नहीं किया कभी। मैं जानता हूं कि तूने कभी रागिनी को कॉल नहीं किया, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरे फोन से रागिनी को कौन फोन करता था। मैं सिर्फ तेरे मुंह से उसका नाम सुनना चाहता हूं। देख, सरकारी गवाह बन जा या फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ना, चॉइस तेरी है। हाथी और चींटी की कहानी सुनी है मैंने शुक्ला जी, और यह भी सुना है कि चींटी अगर एक बार हाथी के कान में चली जाए तो उसे तांडव करवा देती है। अब मुद्दे की बात शुरू करें। मैंने ही रागिनी को फिल्म दिलाने के लिए नमन से बात की थी। सर, उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का वादा किया था। उनका एक आदमी सुरेश एक हफ्ते पहले मुझे गाजियाबाद में मिला। अरे मैडम, अगर फसल उगानी है तो बीज तो बोना ही पड़ेगा। 4 लाख रुपए खर्च होंगे, कॉस्ट्यूम का, ऑडिशन का, पोर्टफोलियो का, शोरील का। मैडम बहुत पैसा खर्च होता है, काम निकालिए, चाय पानी सब करना पड़ता है। अब जब 4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए ना, मुझे फोन कर देना। पर इतना श्योर है कि काम दिलाने की गारंटी मेरी है। मेरे बाबा ने 4 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे और वो सारे रुपए मैंने सुरेश को दे दिए। अब 4 दिन से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं बाबा को। और ये सुरेश कौन है? पता नहीं, शायद सुरेश ने ही नमन के नाम से रागिनी को बेवकूफ बनाया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। फिर मुझे पता चला कि रागिनी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में आ गई। एक दिन मैंने उसे कॉल करके कहा कि मैं तुम्हें घर लेकर देता हूँ, तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ, तुम्हें धंधा छोड़ दो और मेरे साथ रहो। तो मानो पिछले 6 महीने से मेरे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। तो ऐसा क्यों किया आपने? मन भर गया। और जब पिछले 6 महीने से मेरे उससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो ये बात जाहिर है कि वो कम से कम मुझसे तो प्रेग्नेंट नहीं थी। शुक्ला जी, ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर।
लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात बाहर ना आए। इलेक्शन सर पर है। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। थैंक यू। इतना तय था कि देव प्रसाद शुक्ला का रागिनी की मौत से जरूर कोई गहरा संबंध था। वो अब इस केस में एक प्राइम सस्पेक्ट बनकर उभरा था। साथ ही पुलिस को यह भी शक था कि जानकी एक्सीडेंट केस और रागिनी मर्डर केस कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। इसी दिशा में जांच आगे बढ़ाने पर गवाह राजू के रूप में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता भी लग गई। आज तो सारे फूल भीगे हैं। सर ये राजू। हाँ साहब। राजू बेटा, तुम पहले ये फूल लाल चौक पे बेचा करते थे ना? हाँ साहब, वहाँ कमाई कम होती थी और यहाँ कमाई अच्छी होती है। अच्छा, जब तुम लाल चौक पे फूल बेचा करते थे तो एक कार ने एक बुढ़िया माँ जानकी उनको टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तुम वही थे? हाँ साहब, मैं वही था। रागिनी दीदी बूढ़ी माँ को खाना देकर जैसी निकली, पीछे से एक कार आई और बूढ़ी माँ को उड़ाकर चली गई। सर ये हो सकता है कि वो गाड़ी रागिनी का पीछा कर रही है और गलती से जानकी को टक्कर मारी। हाँ, पॉसिबल तो है। अच्छा राजू बेटा, एक बात बताओ, जब तुम लाल चौक पे थे, उस बुढ़िया को उस गाड़ी ने टक्कर मारी, तो तुमने देखा कि कार कौन चला रहा था? नहीं साहब। उस गाड़ी का कलर, उसकी नंबर प्लेट वगैरह कुछ याद है? नंबर वंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, गाड़ी पर बैलगाड़ी छपी हुई थी। शर्मा, ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो बैलगाड़ी का निशान रागिनी के बॉयफ्रेंड के हेलमेट पर भी था। जी सर। हाँ, यही बैलगाड़ी थी। यही बैलगाड़ी थी ऐसी? हाँ साहब, यही बैलगाड़ी छपी थी उस गाड़ी पर। बैठो चाय पे। सीसीटीवी खंगालो, सारा नाकाबंदी करो, कुछ भी करो। आई वॉन्ट दैट कार एनी हाउ। सर डीएनए रिपोर्ट पढ़ो। सर रिपोर्ट के हिसाब से देव प्रसाद का डीएनए रागिनी के बच्चे के डीएनए से मैच करता है, लेकिन सिर्फ 25%। मतलब वो देव प्रसाद नहीं है, उसका भाई या बेटा है। लेकिन सर देव प्रसाद का कोई भाई नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। देख लोकेश कुमार, पुलिस की मार तो सह नहीं पाएगा, इसलिए जो भी है पूरा सच बता, वरना बाद में तेरे हलक में हाथ डाल के निकलवाऊंगा मैं। और तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास। तेरी कार जिससे तूने जानकी को उड़ाया था वो बरामद हो चुकी है। रागिनी के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया हमने, जो तेरे डीएनए से मैच होता है, मतलब तू उसका बाप है। तो ये हेलमेट देख रहा, तेरे घर से बरामद किया हमने। तेरा हेलमेट है ये, जिसे पहनकर तू रागिनी से मिलने जाता था। अब झूठ मत बोलना, क्योंकि गवाह है मेरे पास। और ये बैलगाड़ी का स्टिकर तेरे बाप की पॉलिटिकल पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह है। ये बात भी हमें पता है, जो तेरी गाड़ी और हेलमेट दोनों पर है। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। रागिनी मेरे घर आया करती थी पापा से मिलने, तभी मैंने उसे पहली बार देखा। हमारे बीच बातचीत चालू हो गई। वो मुझे अच्छी लगती थी सर। रागिनी पापा के जाल में फंस चुकी थी, ये बात मैं जानता था, इसलिए मैं उससे छुप छुप के मिलने लगा। और एक दिन लाल चौक पर रागिनी का पीछा करते करते मैंने गलती से एक बुजुर्ग महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बाद में जब मुझे पता चला कि रागिनी और पापा के बीच सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, तो हम फिर मिलने लग गए, बातें करने लग गए। हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो गई, हम और नज़दीक आ गए। लेकिन एक दिन अंजलि ने मुझे और रागिनी को एक साथ देख लिया। उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। फिर मैंने अंजलि को वादा किया कि मैं रागिनी को अब फिर कभी नहीं मिलूंगा। ये अंजलि कौन है? सर उससे मेरी शादी तय हुई थी और उसके बाद मैंने रागिनी से बात करना बंद कर दिया। फिर एक दिन रागिनी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। शादी कर रहा है ना तू? मैं भी देखती हूँ उस अंजलि के साथ तू कैसे शादी करता है। शादी तो मैं करूंगा और तू कुछ कर नहीं पाएगी। निकल मेरे घर से, गेट लॉस्ट। और जब रागिनी ने एबॉर्शन कराने से इनकार कर दिया और तुझे एक्सपोज करने की धमकी दी, तो मार डाला उसे? नहीं सर, हाँ मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है सर। सर ये देखिए, तूने नहीं मारा ना रागिनी को?
नहीं सर। तो ये क्या है? रिपोर्ट है ये, इसमें साफ साफ लिखा है तेरी गाड़ी में रागिनी के बाल मिले और फार्म के ट्रेसेस जो रागिनी का गला घोटने से पहले उसे सुंघाया गया था। बोल। सर मेरी गाड़ी है, दो दिन पहले ही वापस आई है, लेकिन ये गाड़ी तो सर वो गाड़ी तो मैंने किसी को दी थी। किसको? सर वो गाड़ी तो मैंने किसी को दी थी। किसको? तो मैडम अंजलि, तो शुरू से बताओ, बोलो बोलो। सर लोकेश और रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। लोकेश ने मुझे प्रॉमिस किया था वो उससे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने गया। मैंने उसका पीछा किया, वो रागिनी के घर के अंदर चला गया, मैं वहीं खड़ी थी। कुछ देर बाद वो वापस आया। पापा, लोकेश अभी भी रागिनी से मिल रहा है। आई वॉन्ट टू किल दैट। रागिनी से छुटकारा पाना चाहती हूँ? मैं मदद कर सकता हूँ। कितने पैसे दे पाओगी? जो तुम बोलो। कितने में डील हुई थी? 10 लाख। कौन था वो आदमी? उससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। तुमने उसके साथ 10 लाख रुपए की डील की और तुम्हें पता ही नहीं वो कौन आदमी था? बेवकूफ समझाया मैं? जब डील की थी तब तो शक्ल देखी थी ना। स्केच बनवा सकती हो? जी सर। ये पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर आप लोग यहाँ पर, क्या हुआ है सर? चिंतन कहाँ है? चिंतन तो घर पे नहीं है, लेकिन क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। सर ये कैश मिला। रखो। ये पैसे किसके हैं? सर मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। ये ज्वेलरी मिला है। इतनी सारी ज्वेलरी किसकी है? नहीं सर ये मेरे नहीं है। मैं बताता हूँ किसके हैं। ये गहने रागिनी के हैं। और ये पैसे देख रही हो? ये पैसे रागिनी को मारने की कीमत। तुम्हारे पति चिंतन ने रागिनी को मारने की सुपारी ली थी। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? कहीं तुम भी तो इसमें शामिल नहीं हो? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। पकड़ो से। रागिनी को क्यों मारा तूने? तू तो उसे बहन मानता था ना? सब दिखावा था सर, पैसे नहीं थे मेरे पास। जानती थी वो मेरा मकान बिकने वाला था, ये भी पता था उसको। किस्त चुकाने के पैसे नहीं थे मेरे पास, और जिससे उधार लिया था वो घर तक आ गया था उस दिन। सलीम भाई, मैं आपके पैसे पक्के से लौटा दूंगा, मुझे बस थोड़ी और मोहलत दे दो, बस 1 महीना। और अगर 1 महीने बाद भी पैसे नहीं आए तो ये घर तो बिकेगा ही, इसके साथ साथ तू भी दुनिया से उठ जाएगा। भैया ये कौन था? इन्होंने उनसे पैसे लिए थे बिजनेस के लिए। बिजनेस तो डूब गया, अब अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रागिनी, तेरे पास कुछ पैसे हो तो मैं लौटा दूंगा। भैया सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक से आने वाले थे लेकिन वो भी अटके पड़े हैं। झूठ बोल रही थी वो। मिस्टर शुक्ला साहब के बहुत एहसान थे उस पर। लोकेश का भी उसके घर पे आना जाना था, पैसे तो थे उसके पास। उस दिन जब लोकेश उसके घर पे आया तो मैंने खिड़की से उन दोनों की बातें सुन ली। रागिनी के घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही निकला, मुझे अंजलि की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर रागिनी को मारने की बात कर रही थी। मुझे पैसा कमाने का जरिया नज़र आया और मैंने जाके अंजलि से बात की। कितने पैसे दे पाओगे? जो तुम बोलो। 10 लाख। उसके बाद सर मैंने एक आदमी का फ़ोन चोरी किया और उसी फ़ोन से बबलू को फ़ोन लगाया और रागिनी को बुक करने के लिए बोला। रागिनी मेरी बताई जगह पर ठीक टाइम पे पहुंच गई। और अरे चिंतन भैया, आप लोकेश की गाड़ी में? हाँ, उसी ने भेजा है मुझे। आओ बैठो। ठीक है। मेरा लालच बढ़ गया था सर। रागिनी को मारने के बाद मैंने उसके पर्स से उसके घर की चाबी निकाली और
उसके घर जाकर अलमारी से सारे गहने और पैसे चुरा लिए। तूने सिर्फ रागिनी का ही कत्ल नहीं किया, बल्कि भाई बहन के रिश्ते का भी कत्ल कर डाला। चिंतन को रागिनी के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं रागिनी की हत्या में भागीदार अंजलि को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। साथ ही लड़कियों को जबरदस्ती जिस्म फरोशी के दलदल में उतारने वाले देव प्रसाद शुक्ला और बबलू को भी सख्त सजा हुई। जानकी एक्सीडेंट केस में दोषी पाए जाने के बाद लोकेश को भी कड़ी सजा सुनाई गई। सर फाइनली केस तो खत्म हुआ? नहीं शर्मा, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, एक बड़ा काम करना भी बाकी है। माँ, मैं रचना मेरी बच्ची, तो कहाँ चली गई थी रचना? माँ को छोड़ के कहाँ चली गई थी? मैं आफिया, मैं हमेशा से एक मुर्दा लाश नहीं थी। मेरी भी जिंदगी थी खुशियों से भरी, लेकिन 2 साल पहले मुझे हैवानियत के साथ मार दिया गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप ही बताइए, क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। कई बार मीडिया का दबाव केस सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाता है। जब कोई केस अखबार की सुर्खियां बनता है, टीवी पर उसे लेकर डिबेट होती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी उस केस से जुड़ती है, जिससे पुलिस और प्रशासन पर उस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ता है। आफिया का केस भी अखबार और न्यूज चैनल पर काफी उछला। यही नहीं, इलेक्शन के दौरान चुनावी मुद्दा भी बना। पर अफसोस कि इंसाफ के बजाय आफिया की अम्मी नज़मा को सिर्फ खोखले वादे और झूठी उम्मीदें ही मिली। मानो आफिया की केस फाइल नेताओं के लिए वोट बटोरने का एक जरिया बन के रह गई। आइए जानते हैं क्या थी आफिया की कहानी। आफिया बेटा, ये ले, चाय पी ले। तू फिर वही कर रही है? मना किया है ना तुझे? अम्मी, आप तो जानती हैं ना, वहाँ लड़कियों के साथ सही बर्ताव नहीं होता, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, बराबरी का हक नहीं मिलता। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी ऐसे देखते हैं जैसे जैसे मानो कह रहे हो कि लड़की है, उतनी काबिल तो नहीं होगी। अरे आफिया, कॉलेज में तो होता ही है ये सब, और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, हर जगह होता है। औरत और मर्द का ये फर्क खुदा ने बनाया है। नहीं अम्मी, खुदा ने मर्द और औरत बनाए, फर्क हमारी सोसाइटी ने बनाया। नज़मा, नज़मा, नज़मा दरवाजा खोल। अशफाक, तुम्हें मना किया ना यहाँ आने के लिए? शौहर हूँ तेरा, और ये घर मेरा भी है। आपका नहीं, मेरे अब्बू का। देख, तू तो मेरे मुंह लग मत। क्या चाहिए तुम्हें अशफाक? अरे अपनी बीवी चाहिए। चलो तुम दोनों मेरे साथ। मैंने रजिया को मना लिया है, तुम दोनों अब मेरे साथ मेरे घर पे ही रहोगी। चलो। तुम्हारी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ? क्यों? ताकि मेरे पीछे से तुम मेरे इस घर को बेच सको?
देखो अशफाक, मैंने कभी तुम्हें अपना शौहर माना ही नहीं है। अरे तेरे मानने से क्या होता है? निकाह हुआ है हमारा। मैं इस निकाह को भी नहीं मानती। चलना पड़ेगा तेरे को मेरे साथ। चल। वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो तू अब मुझे पुलिस की धमकी देगी? अगर तू मेरे सगी भाई की बेटी ना होती ना, तो कब का काट के दबना चुका होता तुझे। तुम लोग चाहे मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया मानती है कि मैं तेरा शौहर हूं और इस आफिया का सौतेला बाप। और 3 बेटियां हैं मेरी, और मैं नहीं चाहता हूं इस आफिया के चाल चलन की वजह से उनके निकाह में दिक्कत आए। संभाल के रख अपनी बेटी को, और इसको कोई हॉस्टल भेजने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आप क्यों सहती हैं ये सब? तू नहीं समझेगी आफिया, ये दुनिया एक अकेली औरत के लिए कितनी जालिम है। प्लीज अम्मी, आप ये औरत होने की दुहाई मत दो। ये बोलो कि आप कमजोर हो। किस बात का डर है आपको? हाँ, आखिर आप पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती? शरीफ घर की औरतें पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ती बेटा। अरे अम्मी, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे वहाँ हॉस्टल में आपकी फिक्र लगी रहती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस अपना ख्याल रख और थोड़ा हंस दे। अब चल, पैकिंग करनी है ना, चल जल्दी। ये ले आफिया, कुछ पैसे रख ले। अम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी। एंड आई नो यहाँ पर फैक्ट्री में आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी मैं और ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, उसके पैसे आने वाले, टेंशन मत लो। बहुत सयानी हो गई है तू, लेकिन मैं भी तेरी अम्मी हूँ, चुपचाप रख ले। और आफिया, ये देखना जरा, ये डॉक्टर है, बहुत पैसे कमाता है। अम्मी, आप तो चाहती थी ना कि मेरा निकाह ना हो अभी। आप चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं। तेरी इस अम्मी ने बहुत गलतियां की हैं, और मैं नहीं चाहती इन गलतियों का असर तेरी जिंदगी पर पड़े। तू बस निकाह कर ले, इससे मेरे कलेजे को सुकून मिलेगा। अम्मी, मैं निकाह करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन किसी के डर से नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। अच्छा अम्मी, आप जाइए। मैं रुकती हूँ ना बस आने तक। अरे अम्मी, आपको काम के लिए देरी हो जाएगी, आप जाइए ना, मैं बस लेकर चली जाऊँ। ठीक, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आफिया, क्या बिना मिलाई जा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जा रही है वो आफिया अपने हॉस्टल, पता है ना क्या करना है। एक चाय देना। हे गाइस, हाय, हमारी झांसी की रानी आ गई। गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। यार, तूने पोस्टर इतने कमाल के बनाया ना कि उन्हें देख के मजा ही आ गया, सीरियसली। पता है शगुन, पूरी रात लगी मुझे इन पोस्टर्स को बनाने में, अम्मी तक को टाइम नहीं दे पाई। तो तूने अपनी पूरी छुट्टी इस नुक्कड़ नाटक पे वेस्ट कर दी? और नहीं तो क्या। कमाल है तू भी। वो तो मैं हूँ। अच्छा लिसन, अभी मैं चली फ्रेशन अप होने, तुम लोग अपने गॉसिप कंटिन्यू करो। हाँ, तुम्हें जरूरत भी है, जाओ। चल चल। भैया, आज आप सभी की चाय मेरी तरफ से, लेकिन आप लोगों को भी प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग हमारा नुक्कड़ नाटक वहां पर देखेंगे। ओके, लीजिए भैया, पैसे काटिए। हमें चाहिए आजादी, बुरी नजर से आजादी, गंदी सोच से आजादी, रोड रोमियो से आजादी, से आजादी, बुरी नजर से आजादी। बंद करो ये सब, क्या चल रहा है? तो गर्ल्स हॉस्टल ने ऐसे ही मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है, और तुम लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन नहीं कर रही हो।
जय सर। सर आप यहाँ, आपको इस वक्त ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। विनय, ड्यूटी फर्स्ट, काम है तो करना पड़ेगा ना। सर इस तरफ। इतनी वहशियत, इतना गुस्सा, इस तरह से कौन मार सकता है इसे? नाम क्या इसका? सर लड़की का नाम आफिया खान है, उम्र 21 साल, JMS कॉलेज की स्टूडेंट है और यहाँ हॉस्टल में रहती थी। ये देखिए सर, ये लेटर भी चिपका हुआ। एक मिनट, चलो मिलते हैं तुमसे हम अगले जन्म। दिलकश जवानी। विनय, इसे उठाओ। लड़की को इसी बेड पे मारकर कमरे से घसीट कर बाथरूम तक ले गए होंगे और शायद उसका रेप भी किया होगा। बाथरूम के शीशे पे वो नोट और लड़की के हाथ पे लिखा दिलकश जवानी। किसी जिल्टेड लवर का मामला लगता है। सर कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए सभी लड़कियां अपने अपने घर गई हुई थी। आफिया और 4-5 लड़कियां और अभी परसों ही अपने घर से हॉस्टल लौटी सर। ये रही सर। अच्छा, आफिया के रूम में 2 बेड्स और हैं। उसकी रूममेट्स कौन है? सर मैं और तनु, लेकिन तनु अभी तक घर से वापस नहीं आई है सर। आफिया को इतनी हैवानियत से, इतनी बेरहमी से किसी ने मार दिया और आपको कुछ पता ही नहीं चला? एक्चुअली कल रात को मैं अपने कमरे में नहीं थी। हम सब लोग कल गीतिका के रूम में थे, क्योंकि इसकी दोनों रूममेट नहीं आई थी तो हम लोग इसी के रूम में सो गए थे सर। हाँ सर, ये सब मेरे ही रूम में थे। लेकिन आफिया तो आपके रूम में नहीं। क्यों? कोई अनबन थी उसके साथ? नहीं नहीं सर, वो तो हम सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने कल उसे बोला भी था कि तू भी हमारे साथ चल, लेकिन उसने कहा कि उसे पढ़ाई करनी है। तू अभी तक पढ़ रही है? चलना गीतिका के रूम में। अरे मोहतरमा जी, ऑलरेडी घर पे कितना टाइम वेस्ट हो गया। अगर अभी पढ़ाई नहीं की ना तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। तू जा, चलना प्लीज। जा मेरी माँ। अच्छा ठीक है, बाय। आफिया की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने ही देखा था। सुबह मैं अपने कमरे में आ रही थी तो मैंने आफिया का किसी के साथ कोई अफेयर था? कोई ब्रेकअप हुआ था उसका? नहीं नहीं सर, जहाँ तक मैं आफिया को जानती हूँ ऐसा कोई भी नहीं था। हो सकता है कोई ऐसा हो जो उसे पसंद करता हो, कोई जिल्टेड लवर टाइप। नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन सर इस हॉस्टल के बाहर की लड़कों से आफिया की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और कल भी कुछ हुआ था। हाँ सर, कल दोपहर को हम सब बाहर नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तभी आफिया की वहाँ कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी। और ये क्या आजादी आजादी का नारा लगा रखा है? और कितनी आजादी चाहिए तुम्हें? आजाद तो मैं हूँ, लेकिन अब मुझे पूरी औरत जाति की आजादी चाहिए। हमें इज्जत चाहिए, बराबरी का हक चाहिए और हमें हमारे तरीके से जीने का अधिकार चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आई। चलो गर्ल्स। कहाँ जा रही है? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आइंदा किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। मुझे थप्पड़ मारा तूने? तेरी तो भाई छोड़ मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुझे, सबके सामने नंगा करके रखूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। गलती मेरी ही है सर। इन लोगों ने तो कहा था कि पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगा बाहर के लड़कों से कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई और पुलिस इन्वॉल्व हुई तो लड़कियों पर खतरा बढ़ जाएगा सर। लेकिन सर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे चुप रहने से ये सब हो जाएगा। आपके हॉस्टल में और कौन कौन मेल है? बस एक गार्ड मेल है और यहाँ तो कुक भी फीमेल है। आफिया का रूम यहाँ 3rd फ्लोर पे है और इस 3rd फ्लोर पे आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये सीढ़ियों से। एक काम करो, उस सिक्योरिटी गार्ड को भी अपनी कस्टडी में लो और वो लड़के जिनके साथ आफिया का झगड़ा हुआ था। ओके सर। विनय, ये देखो, यहाँ पे खून के धब्बे हैं। हमें ऊपर कॉरिडोर में कहीं भी किलर्स के फुट भी नहीं मिले, ना ही सीढ़ियों पे, लेकिन यहाँ पे
एक काम करो, यहाँ के प्रिंट लो और लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। मना किया था ना मैंने कि आफिया को हॉस्टल मत भेजना, तूने उसे फिर से हॉस्टल भेज दिया। मर गई वो, अब चैन मिल गया तुझको। कुछ नहीं किया सर मैंने। तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना आफिया के साथ, उसे नंगा करके घुमाने की धमकी दी थी ना तुमने। नंगा करके मैंने बस गुस्से में बोल दिया था सर, बस गुस्से में बोल दिया था, वो फालतू की नारेबाजी कर रही थी बहुत। बड़े समाज सुधारक बनते हो ना तुम दोनों। हाँ विनय, इन दोनों समाज सुधारकों की अच्छी तरह से खाल खींचो, तोड़ो इन दोनों को। कुछ नहीं किया सर हमने। सर हमने गार्ड और उन लड़कों की हैंडराइटिंग को नोट पर लिखी हैंडराइटिंग से मैच किया है। सर मैच नहीं हो रही है और आफिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है सर। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी। और रेप? सर रेप तो कंफर्म नहीं हुआ, बॉडी पर कोई डीएनए तो नहीं मिला, लेकिन सर नोचने के निशान है। आफिया की मौत का सच उजागर करो, उजागर करो, उजागर करो। आफिया के कातिलों को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ। पुलिस प्रशासन की मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। आफिया का केस वक्त वक्त पर चर्चा में आता रहा, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक को लुभाने के लिए एक चुनावी मुद्दा बनकर। सही मायनों में केस में कोई खास प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। नेता आफिया को न्याय दिलाने के बड़े बड़े दावे करते, आश्वासन देते, अफसोस जताते, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत यही रही कि आफिया का केस कोल्ड केसेस की ढेर में पड़ा धूल खा रहा था। पर ढेरों नाकामियों के बाद भी आफिया की मां मायूस नहीं हुई, डटी रही और आखिरकार उसका सब्र रंग लाया। हमारी पार्टी माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए काम करती है, यही एजेंडा है हमारा, इसलिए हमारी इस बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए। सर आफिया के केस की चार्जशीट दायर हो चुकी है। वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम, कैसे भी हो इस केस को रीओपन करवाइए। मैं तो कहता हूं कि इस केस को आप क्राइम ब्रांच को सौंप दीजिए। सर इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है नहीं। आपको भी पता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। जानता हूँ जिंदल, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स है, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। चैन सर ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, चार्जशीट भी दायर हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन फिर से क्राइम ब्रांच करेगा। एनीवेज हमने इस केस में संतोष को अरेस्ट किया, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन किस बिना पे अरेस्ट किया था? ना तो संतोष की मां मानने को तैयार है, ना आफिया की मां मानने को तैयार है। मीडिया 50 सवाल ऊपर से खड़े कर रहा है कि जो आदमी ठीक से चल फिर नहीं सकता वो गर्ल्स हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर बालकनी से कैसे जा सकता है? आशुतोष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे तुम्हारी टीम से कहीं कोई गलती हुई है? मैंने सुना है कि उस दरमियान तुम किसी ट्रेजेडी से भी गुजर रहे थे। जी हाँ सर, लेकिन मेरी पर्सनल ट्रेजेडी का मेरी इन्वेस्टिगेशन के साथ क्या लेना देना? फॉर मी ड्यूटी इज फर्स्ट, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने ना तो इस केस में कोई कोताही बरती है और ना ही इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की है। मेरे खबरों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी संतोष के बारे में कि वो एक हिस्ट्री शीटर भी है। और सर आफिया की मौत के बाद भी ये संतोष हॉस्टल के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था, उसकी मौत की न्यूज़ देख रहा था। और जब पुलिस वहाँ से चली गई तो ये भी वहाँ से चला गया। आफिया को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। आफिया की माँ मीडिया में बार बार कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ, लेकिन आपकी रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र ही नहीं है। आपकी रिपोर्ट कहती है कि आफिया के साथ रेप हुआ ही नहीं है। सर आफिया की माँ लोगों की कही सुनी बातों में आ रही है। आफिया की बॉडी पर कपड़े नहीं थे, किसी को भी ऐसा लगेगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप नहीं आया था। किलर ने आफिया को प्रेशर से मारा था सर। आई एम श्योर वो चोरी के लिए वहां आया होगा, आफिया के साथ झड़प हुई और उसने आफिया की जान ले ली। अगर हम तुम्हारी थ्योरी माने
तो फिर वो आफिया को घसीट कर आफिया के रूम से वॉशरूम तक लेकर क्यों गया? वहाँ उसने आफिया के कपड़े निकाले, उन्हीं कपड़ों से उसके हाथ पैर बांधे, एक नोट भी छोड़ा। अगर कोई सिर्फ चोरी के मकसद से वहाँ गया था तो उसने इतनी हैवानियत क्यों दिखाई? प्लीज एक्सप्लेन मी। संतोष ने ये खुद कबूल किया कि मर्डर उसी ने किया। ये देखिए, ये उसकी स्टेटमेंट है। आशुतोष, सस्पेक्ट से स्टेटमेंट कैसे ली जाती है कि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। किसी को इतना मारोगे, कुटोगे तो हाँ बोलेगा ही ना। सर, आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आफिया को चोरी के सिलबट्टे से मारा गया था। एक औरत ने संतोष को वो सिलबट्टा चोरी करते हुए देखा भी था। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस संतोष की तरफ ही इशारा कर रहे थे सर, बिलीव मी। लेकिन आफिया की बॉडी के पास एक नोट मिला है, उसकी बॉडी पे लिखा हुआ भी मिला है, दिलकश जवानी। ये तो किसी जिल्टेड लवर की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ सर, हमको भी ऐसे ही लग रहा था। हालांकि संतोष का कोई पास नहीं मिला हमें, लेकिन सर हो सकता है एक तरफा प्यार हो। एनीवे, थैंक यू सो मच। जैन सर। जैन। अभिषेक, संतोष को गर्ल्स हॉस्टल लेकर आओ। सर। सर, उस घटना के बाद तो पुरानी वार्डन को अपना इस्तीफा देना पड़ा था और पिछले 2 सालों से मैं ही यही की वार्डन हूँ सर। अच्छा, ये बात बताइए। सर, ये संतोष है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तू स्टेटमेंट दे चुका है अपना पहले ही। साहब, उन लोगों ने बहुत मारा था साहब। सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, रोना बंद करो। इधर आ। आजा आजा। चल, दीवार पे चढ़ जा। चल चल। संतोष, इस बोरी को घसीटते हुए वॉशरूम तक लेकर जाए। सर, आपने जो पता करने के लिए बोला था, जो आफिया की बॉडी के ऊपर दिलकश जवानी लिखा हुआ था, वो एक सॉफ्ट पोर्न वेब सीरीज है। और सर, ये संतोष को लेके आपको क्या लगता है? देखते हैं। अच्छा, संतोष के अलावा इस केस में और किस किस पे शक था? सर, एक कार्तिक और सुनील। सर, ये दोनों अक्सर हॉस्टल के बाहर नेतागिरी झाड़ा करते थे और आफिया के साथ इनका झगड़ा भी हुआ था। और ये हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड। इन सबको बुलाओ। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं हो सकता। जिस किसी ने भी ये किया है वो आफिया पे नजर रखता होगा, उसको फॉलो करता होगा, उसने पूरी रेकी की होगी, तभी उसको पता चला होगा कि सारी लड़कियां एक ही कमरे में। इस केस से जितने लोग भी जुड़े सबको बुलाओ। सर, 2 साल पुरानी बात के लिए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। 2 साल पहले तुम्हारी रूममेट की जान गई। हमें पता चला है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। आई एम श्योर तुम भी यही चाहती होगी कि तुम्हारी दोस्त को इंसाफ मिले। हम बस तुमसे ये जानना चाहते हैं कि उस दिन किस किस वक्त पर क्या क्या हुआ था। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती, लेकिन उस दिन क्या क्या हुआ मैं वो बता सकती हूँ। एक दिन पहले ही आफिया नागपुर से पुणे आई थी। सर, हम लोग अगले दिन कॉलेज गए। हॉस्टल के बाहर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया। वहाँ हमारा 2 लड़कों से झगड़ा हो गया था, जो हम पहले ही बता चुके हैं। सर, हम उसी रात गीतिका के रूम में चले गए थे पार्टी करने के लिए। हमारी आँख लग गई और हम वहीं सो गए। सुबह जब हमारी आँख खुली, हम वॉशरूम की तरफ गए तो हमने देखा कि आफिया की लाश वहाँ थी। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं जानते सर। सर, क्या बताऊं क्या हुआ था। 2 साल बीत चुके हैं इस बात को, और सच कहूं तो मुझे भी कुछ अच्छे से याद नहीं। तुम लोगों ने किसी तरह की कोई आवाज़ सुनी थी उस दिन? नहीं सर, एक्चुअली उस दिन हॉस्टल के आसपास कोई फंक्शन था तो बहुत शोर था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। सर, वार्डन किरण शर्मा यहाँ से जॉब छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। मैंने उसे बुला लिया है। और वो दोनों लड़के अंकित और सुनील, उनका क्या हुआ? सर, वो दोनों भी पुणे छोड़कर जा चुके हैं। मैंने उन्हें भी इन्फॉर्म किया है।
तुम्हारी वजह से मैं पंगे में फंसी हूँ। अब क्या चाहिए? क्यों फोन किया है? अभिषेक, इंस्पेक्टर आशुतोष को बुलाओ। सर। क्राइम स्पॉट या हॉस्टल के कॉरिडोर में कहीं पर भी फुटप्रिंट नहीं मिले। राइट सर। लेकिन स्टेयर्स के पास मिले। इतना तो साफ है कि किलर के जूतों पर आफिया का खून लगा हुआ था। उस हिसाब से तो कॉरिडोर में भी मिलने चाहिए थे। जी हाँ सर, हमको भी ऐसे लगा था। फिर हमने सोचा कि शायद किलर ने वहां से निकलने से पहले पहुंच दिए होंगे। अपने शूज पर ये ब्लेड लगाओ। अभिषेक सर, साफ करो ये फुटप्रिंट। किलर ने अगर खुद अपने फुटप्रिंट साफ किए होते तो हल्के से रह जाते। जैसे कि देखो ये रह गए। किलर के पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो अच्छे से साफ कर सके। इसका मतलब यह है कि किलर के जाने के बाद किसी और ने उसके फुटप्रिंट साफ किए हैं। आई एम श्योर इस केस में कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व हैं, शायद एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अभिषेक, अपनी टीम के कुछ लोगों को बोलो कि हॉस्टल के बाहर अंडर कवर होकर रहें। हॉस्टल में क्या क्या होता है पूरी जानकारी इकट्ठा करें और इस केस से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस और बाकी की डिटेल्स चाहिए मुझे। राइट सर। सर, लोगों की बातों से मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे पुणे छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। और उस दिन जो कुछ भी हुआ था मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। सर उस वक्त अक्ल नहीं थी, इसलिए नेता वेता के चक्कर में लगे रहते थे। लेकिन अब बात समझ में आ गई कि जब घर में पैसे और नौकरी की बात होती है कोई नेता हाथ थामने नहीं आता। सर, पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। बीवी बच्चे वाले हैं सर हम। सर बहुत मुश्किल से हमने फिर से अपनी ज़िंदगी शुरुआत की है। अब हमें बख्श दीजिए सर। हमें पुलिस वालों ने बहुत मारा साहब। हम तो बोल बोल कर थक गए थे कि हमने कुछ नहीं किया। वो तो माता रानी का शुक्र है कि आप लोगों ने उस राक्षस को पकड़ लिया, वरना तो हमें ही सूली पर चढ़ा देते। गरीब की सुनता ही कौन है। सर, कोई छोटा सा भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है जिससे हम ये जान पाए कि इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, पर हम कोशिश कर रहे हैं सर। आई विल कीप यू अपडेट सर। अभिषेक सर, कॉल रिकॉर्ड्स की क्या अपडेट है? सर ये उन सबके ही मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं सर, बाकी सब तो क्लीन है। एक बस गीतिका के मोबाइल पे नागपुर से कॉल आ रहे थे, वो भी आफिया के घर के पास के पीसीओ से। इससे क्या साबित होता है? हो सकता है उसकी कोई जान पहचान वाला हो सकता है सर, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गीतिका को 2 साल पहले तक ये कॉल्स आ रहे थे और आफिया के मर्डर के बाद से गीतिका को ये फ़ोन कॉल आना बंद हो गए। और अब जब ये केस दोबारा से रीओपन हुआ है तो गीतिका को उसी पीसीओ से दोबारा फ़ोन आ रहे हैं। बुलाओ गीतिका को। सर। सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सर गीतिका को बुलाने के लिए एक टीम उसके रेंटेड घर पे भेजी थी, तो नेबर से पता चला कि वो तो घर छोड़ के जा चुकी है। तो आपका शक सही था कि हो ना हो इस केस में 2 लोग शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये दूसरी शख्स गीतिका ही हो सकती है। ये भी तो हो सकता है ये केस रेप केस हो ही नहीं, इसमें दुश्मनी का एंगल हो, किसने दुश्मनी निकाली हो आफिया के साथ। पुलिस को गुमराह करने के लिए क्राइम सीन को इस तरह से सजाया गया कि जिल्टेड लवर और रेप एंड मर्डर का केस है। अभिषेक, पता करो कि गीतिका इस वक्त कहाँ पर है और नागपुर से गीतिका को फोन कौन कर रहा था। आफिया की माँ से भी पूछताछ करो, शायद वहां से कुछ पता चले। सर। गीतिका? नहीं, मैंने गीतिका को कभी फोन नहीं किया। मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। देखिए कॉल्स तो आपके एरिया से आते थे, उसका कोई दोस्त या कोई जानने वाला? मैं किसी को नहीं जानती। ठीक है। जी भाईजान, सबसे ज्यादा नंबर लाई है आपकी आफिया। अखबार के दूसरे पन्ने पर उसका फोटो भी छपा है। हाँ, आगे जैसा आफिया चाहे। खुदा हाफिज। ये क्या अम्मी, आप अभी तक फोन पर लगे हो? अरे तूने खबर ही इतनी अच्छी दी है कि रिश्तेदारों तो क्या पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आफिया मेरी बेटी लाखों में और मेरी अम्मी करोड़ों में। देखना अम्मी, ये तो शुरुआत है।
धीरे धीरे मैं इतना नाम कमाऊंगी ना कि आपको वर्ल्ड फेमस कर दूंगी। लेटर में लिखा है कि बेटे सिद्धार्थ ने मेरी बच्ची को मारा है। अब समझ आया, अपने संतोष जैसे आदमी को केस में फंसाया ताकि केस को रफा दफा कर सके। सर मैंने कहा ना आपसे, मैं किसी आफिया को नहीं जानता, बस न्यूज में देखा था 1-2 बार। हमने तुम्हारी 2 साल पहले की मोबाइल डिटेल्स निकलवाई थी। आफिया की फ्रेंड शगुन, जानते हो ना, बहुत बातचीत होती थी, दोनों में टच में थे, मिलना जुलना भी था। हाँ सर, मेरा सिद्धार्थ के साथ अफेयर चल रहा था। सर मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। असल में उस रात हम सारी लड़कियां गीतिका के रूम में छुपके से पार्टी कर रहे थे, जिसमें मैंने सिद्धार्थ को भी बुलाया था। हाँ सर, मैं वहाँ पर गया था, लेकिन 1 घंटे में वापस आ गया। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। सर सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। हम लोग तो बीच पार्टी से ही निकल गए थे और निकलकर हम लोग दूसरे कमरे में चले गए थे। उसे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता था, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। सर सिद्धार्थ वहाँ से गुस्से में निकला था और मैं रोते रोते उसी कमरे में सो गई। सर मैंने अगले दिन देखा तो आफिया की मौत हो चुकी थी। सर मैं दावे से कह रही हूँ, आफिया को सिद्धार्थ ने ही मारा है। वजह? सिद्धार्थ आफिया को क्यों मारेगा? लड़कियों के शरीर के साथ खिलवाड़ करना शौक है उसका। हाँ लेकिन आफिया के साथ तो रेप हुआ ही नहीं। सर आफिया के साथ रेप हुआ था, उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि उसका रेप हुआ था, लेकिन सर पुलिस वालों ने ये बात दबा दी थी। उस वक्त सब लोग यही बात कर रहे थे। बहुत प्रेशर बढ़ रहा है जिंदल, जो करना है जल्दी करो। सर अपने खबरियों को बोलो कि वो सिद्धार्थ पे नजर रखे और साथ ही शगुन पे भी। सर सर ये सिद्धार्थ तो बार बार यही कह रहा है कि वो उस रात वहां था ही नहीं। नेता का बेटा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना टूटेगा। नजर रखो इस पर। इस केस में बार बार यही बात उठ रही है कि रेप हुआ था, रेप नहीं हुआ था, रेप हुआ था, रेप नहीं हुआ था। एक काम करो, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उससे मिलो। सर 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 आफिया की बॉडी के ऊपर ब्रुटैलिटी के निशान थे, खरोंच, बाइट मार्क्स, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसका रेप नहीं हुआ था। अभिषेक, आफिया के स्केलेटन की दोबारा से जांच करवाओ, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। कोर्ट उसके घर वालों से परमिशन लो। यस सर। सर आफिया के स्केलेटन की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर उसका हाथ तोड़ा गया था और पैर भी, और उसके सर पर बार बार मार कर एक और बात पता चली है। आफिया के मर्डर के करीब 8 महीने पहले उसने एक वीडियो पोस्ट किया था जो काफ़ी वायरल हुआ था। ये देखिए सर ये वीडियो आफिया के हॉस्टल का ही है। इसमें वॉशरूम में एक आदमी एक लड़की का वीडियो बना रहा है। सर एक और बात, हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड जिसने हमसे ये बताया था कि इस कांड के 6 महीने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने गाँव चला गया था। सर पता चला है कि वो पुणे में ही और बिजनेस कर रहा है। खबरियों ने बताया कि आफिया के मर्डर के बाद उसके पास काफ़ी पैसा आना लगा था। बुलाओ। सर बताते हैं साहब, हमें ये पैसे
उस हॉस्टल की वार्डन किरण मैडम ने दिए थे। किरण मैडम शादीशुदा थी, लेकिन यहाँ अपने पति से अलग रहती थी और उनका अफेयर भी चल रहा था अनिल राठी के साथ में। वो हमेशा यहाँ आया जाया करता था और उसका आफिया के साथ में पंगा भी हुआ था। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? हर जगह मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे तुम्हें ताकाझाकी करने की जरूरत क्या थी? और वीडियो बनाया क्यों? तुम्हारे चक्कर में मेरी भी जॉब जाएगी। आफिया प्लीज, अनिल से गलती हो गई और वो वीडियो सोशल मीडिया से हटा दो। और अगर कॉलेज कमेटी पूछे तो बोलना कि वीडियो बिल्कुल नकली था। सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। आफिया, बहुत तमाशा हुआ था साहब हॉस्टल कमेटी में। अनिल का आना जाना भी बंद करवा दिया था। कमेटी ने वार्डन मैडम को एक मौका दिया था, लेकिन उसके बाद भी अनिल अक्सर छुप छुप कर वहाँ आया करता था। उस रात भी आया था? पता नहीं साहब, हम सो गए थे। जब सुबह उठे तो देखा कि किरण मैडम वहाँ जूते के निशान साफ कर रही थी। और अब तो वार्डन मैडम ने अपने पति को छोड़कर अनिल से शादी भी कर ली है। हाँ, मैं किरण से मिलने जाता था, लेकिन उस रात नहीं गया था। तो फिर गार्ड को इतने पैसे क्यों दिए थे? सर गार्ड ने मुझे फुटप्रिंट साफ करते हुए देख लिया था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मुझे लगा कि रात में अनिल आया हो। आफिया को बहुत बेरहमी से मारा गया था और आपके और अनिल के पास तो मोटिव भी था आफिया को तड़पा तड़पा के मारने का। सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किरण का तो कहना है कि ये सारा किया धरा तेरा ही है। नहीं, उसे कुछ गलतफहमी हुई थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अनिल ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने आफिया को मारा था। क्या? सर मुझे उस समय लगा भी था, लेकिन अनिल ने मुझे यकीन दिला दिया कि आफिया के खून से उसका कोई लेना देना नहीं है। या तो इस अनिल ने वाकई में कुछ नहीं किया है, या फिर ये दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। सर, नागपुर से शकील का फोन है। हेलो, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। सर, शकील बता रहा है कि जिस पीसीओ से गीतिका को फ़ोन किया जाता था उसके पास एक सीसीटीवी मिला है। उसने उन कॉल के टाइमिंग को सीसीटीवी की फुटेज के टाइमिंग से मैच किया तो उसमें एक औरत दिखाई दी है। सर, शकील ने उसका वीडियो भेजा है, ये देखिए फुटेज। तुरंत नागपुर के लिए निकलो, पता करो ये औरत कौन है और इस औरत की फोटो आफिया की माँ नज़मा को भी दिखाओ। सर। हाँ सर, मैंने फ़ोन किया था गीतिका को और बोला था कि उस आफिया पर नज़र रखे, क्योंकि आफिया का मेरे शौहर के साथ अफेयर चल रहा था। क्या है ये? हाँ, क्यों उसकी फोटो अपने वॉलेट में लिए घूमते फिरते हो? हाँ, मैं प्यार करता हूँ आफिया से और निकाह भी करके रहूंगा। मैं आफिया का पीछा किया करती थी ये जानने के लिए कि वो मेरे शौहर से मिल रही है या नहीं, लेकिन मैं पुणे में उसका पीछा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं उसके हॉस्टल की एक लड़की गीतिका से मिली। मैंने उसको पैसे का लालच दिया तो वो तैयार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने गुस्से की वजह से तुमने ही आफिया के साथ ये सब कुछ करवाया? नहीं सर, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी के साथ कुछ करूं। ऐसी लड़कियों को ऊपर वाला खुद ही सजा देता है और उसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। मतलब? सर, उसके अम्मी को उसके अब्बू ने गुस्से में तलाक दे दिया था। फिर वापस आए बीवी के पास रोते हुए। अपने शौहर से वापस निकाह करने के लिए उसको पहले अपने देवर अशफाक से निकाह करना पड़ा, ताकि अशफाक नज़मा को तलाक दे और नज़मा फिर से अपने शौहर के साथ निकाह कर सके। जी, लेकिन उससे पहले ही उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के बाद अशफाक ने नज़मा को तलाक नहीं दिया, उल्टा दोनों माँ बेटी का जीना हराम कर रखा था। अशफाक जानता था कि अगर वो नज़मा को तलाक दे देगा तो इतने बड़े घर की मालकिन वो दोनों माँ बेटी अकेले बन जाएंगी। उन दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी खुद तो बर्बाद थी और बेटी मेरे शौहर के साथ चक्कर चला के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। तबस्सुम झूठ बोल रही है सर, ये सब बेकार की बातें। मेरी बेटी इकबाल से प्यार करती ही नहीं थी। तुझे मेरी कसम, पता क्या कुछ चल रहा है तेरा इकबाल के साथ? अम्मी, कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए। इकबाल भाईजान को मैं सिर्फ अपना भाई मानती हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको क्या क्या बताऊं और किस किस के बारे में बताऊं सर? अकेली औरत की तो पूरी दुनिया ही दुश्मन होती है। सर, मैं आफिया से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। आफिया प्यार नहीं करती थी तेरे से। आफिया की मौत में ऐसे ही किसी इंसान का हाथ है जो एक तरफा प्यार करता था उससे। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आफिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। साहब, मैं मानता हूँ कि साहब मैं आफिया को पसंद नहीं करता था साहब, लेकिन साहब मैं इतना बड़ा भी जानवर नहीं हूँ कि अपनी सगे भाई की बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूँ साहब। हेलो मैम, ये आपका ऑर्डर। थैंक यू मैम, आपके लिए कुछ और भी है। जी।
सर, मेरा सिद्धांत के साथ कोई अफेयर नहीं है। वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि मैं शादी के बाद भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊं। सर, वो आज भी मुझे बहुत मारता है। तो तुम उसकी बात मानती क्यों? क्योंकि सर, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे पति को जान से मार देगा। इसलिए तुमने सिद्धार्थ को फंसाना चाहा झूठ बोलकर, और नज़मा को भी वो लेटर तुमने ही लिखा था ना? हाँ सर, लेकिन सर मैं सिद्धांत को फंसा नहीं रही हूँ। उस जैसा जानवर ही एक लड़की का ऐसा हर्ष कर सकता है। सिद्धांत के अगेंस्ट केस करो, चुप बैठी रहोगे कुछ नहीं होगा, और अगर तुम सही हो पुलिस तुम्हारा साथ देगी। सर मैं पहले भी कह चुका आप लोग से, मैं वहाँ गया ज़रूर था, लेकिन फिर मैं वहाँ से निकल गया, और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इससे ज़्यादा सर मुझे कुछ नहीं कहना। अंकित और सुनील का झगड़ा था आफिया के साथ। इन दोनों के पास मोटिव बनता है। हो सकता है इन दोनों के कहने पर ही ये गार्ड ने काम किया हो, क्योंकि गार्ड अच्छी तरह से जानता था कि अनिल का भी झगड़ा था आफिया के साथ। अगर वो ये सब करेगा तो डाउट जो है अनिल पे जाएगा। सर ये कांड खुद अनिल भी तो कर सकता है, क्योंकि उसके पास सीधा मोटिव था। मोटिव तो तबस्सुम और इकबाल के पास भी था, और मोटिव अशफाक के पास भी था। हो सकता है अशफाक ने इस काम को अंजाम दिया, या फिर सिद्धार्थ, क्योंकि शगुन तो सीधा शक सिद्धार्थ के ऊपर जता रही है। ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई ना हो, इस वारदात को किसी और ने अंजाम दिया। अभिषेक ये देखो, ये कुछ दिन पुराना न्यूज़पेपर है। सूरत में एक लड़की के साथ वारदात कुछ ऐसी हुई थी जैसी इस लड़की के साथ। हाथ पैर तोड़े गए, उसका रेप हुआ, उसकी बॉडी पर डीएनए मिला, लेकिन किसने किया ये अभी तक पता नहीं। सर आफिया का मर्डर भी इसी तरह से हुआ था, लेकिन आफिया का रेप नहीं हुआ था। अभिषेक, इस केस में जो डिफरेंसेस हैं तो उस पर क्यों सोच रहे हो? जो चीज़ें कॉमन है उस पर आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन सर अगर ये तुक्का फेल हो गया तो इस केस को बंद करने की नौबत आ सकती है। इसलिए तो रिस्क लेना भी बनता है। पिछले 5 साल के जितने भी रेप और मर्डर के केसेस हैं जिसमें इस तरह की समानताएं हैं, सबका डेटा निकालो। सर हमारे केस से सिमिलर 5 केसेस मिले हैं, भोपाल, गया, सूरत, धर्मशाला और औरंगाबाद में। सर सारे विक्टिम्स को तड़पा कर मारा गया था। इन 5 केसेस में सर 3 विक्टिम्स को मारने के बाद उनके साथ रेप किया गया था। डीएनए के ट्रेसेस तो मिले, लेकिन पुलिस किलर को नहीं पकड़ पाई। इन विक्टिम्स की बॉडी पे जो डीएनए मिला है मैच करो, देखो किलर सेम है क्या। बाय मम्मा। सर डीएनए रिपोर्ट आने में तो अभी टाइम लगेगा, और सर फिलहाल इन 5 लड़कियों में अभी तक कोई लिंक नहीं मिला है। अभिषेक, लिंक है? याद है हॉस्टल की वो लड़की, क्या नाम था उसका? गीतिका। गीतिका ने कहा था कि उस रात हॉस्टल के आसपास कोई फंक्शन चल रहा था। ये देखो, इन सारे केसेस में भी आसपास कोई ना कोई फंक्शन चल रहा था। अभिषेक, पता करो इन सारे फंक्शंस में कोई आदमी कॉमन है क्या? तो जो डिटेल्स निकालने के लिए बोली थी अब तक मिली क्यों नहीं है मुझे? सर आपका शक सही निकला। एक आदमी का पता चला है जो हर लोकेशन पे मौजूद था। ये सर ये अलग अलग शहरों में अलग अलग कैटरिंग के लिए काम करता है। मैंने मोबाइल ऑपरेटर से इसकी डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये मुंबई में है अभी। तुरंत मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो, इस आदमी को ट्रेस करो। इससे पहले कि किसी और लड़की को अपना शिकार बनाए, हमें इसे रोकना होगा। क्विक, फास्ट। सर मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू। 1 मिनट मैम। रघु चल। देख, शुरू से अब सच सच बताना शुरू कर। हमें दूसरे केसेस में भी डीएनए सैंपल मिले हैं। इससे छुपाने से कोई फायदा नहीं है। छुपाना? छुपाना कौन चाहता है सर? पहले पकड़ लेते, पहले बता देता। हाँ, मैंने उन सारी लड़कियों का खून करके उनके साथ बलात्कार किया। हेलो मैम, आपके लिए ऑर्डर। थैंक यू। वो क्या है ना कि खून देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। उसी से मैं वो क्या कहते हैं, एक्साइटेड होता हूं। आफिया को क्यों मारा? उसके ऊपर तो मेरी बहुत पहले से नजर थी, पसंद आ गई थी वो मुझे, तो सोचा मिल के आता हूं।
साथ रेप करता था, कुछ लड़कियों की डेड बॉडी के साथ रेप नहीं करता था। वो एक मेरी कमजोरी है। कभी कभी खून देख के भी गरम नहीं होता मैं। लेकिन वो लड़की मुझे चाहिए थी, इसलिए उससे वादा करके आया, फिर मिलेंगे अगले जन्म। अब अगले जन्म में मैं फिर उससे मिलूंगा सर। ये तेरा आखिरी जन्म है।